हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप। मैं सुनील आनंद सर एक बार फिर आपके लिए हिस्ट्री चैप्टर 3 का सभी शॉर्ट, वेरी शॉर्ट और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आज डिस्कस कर रहा हूं और इसको हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझाते जाएंगे। आइए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन। ये क्लास 8 का चैप्टर 3 है हिस्ट्री का। सबसे पहले हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर 10 से 20 वर्ड में देने को होते हैं। देखिए, ऐसा लिमिटेशन कुछ नहीं होता, 2-4 शब्द कम या ज़्यादा होते हैं। और ध्यान देने की बात है कि ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, अ रिटन ग्रांट फ्रॉम सॉवरेन पावर ऑफ अ कंट्री conferring certain rights and privileges on a person or corporation is called a charter। ऐसा ग्रांट जो सॉवरेन पावर के द्वारा देश के लोगों को दिया जाता है, जिसके माध्यम से कुछ राइट्स और कुछ प्रिविलेजेज लोगों को दिए जाते हैं, उसको चार्टर कहा जाता है। सीधे समझ लीजिए कि ये कानून होता है जो सरकार के द्वारा बनाए जाते हैं। और इंग्लैंड की सरकार ने 3 बार चार्टर का निर्माण किया था, बनाया था 1813 ईस्वी में, 1833 ईस्वी में, 1853 ईस्वी में। दरअसल ये एक संवैधानिक सुधार था। ये क्या था? एक संवैधानिक सुधार था जिसके माध्यम से ब्रिटिश की सरकार ने जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके एकाधिकार को, व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया था। होंगे। क्वेश्चन सेकंड है, व्हेन वाज द पिट्स इंडिया एक्ट इम्प्लीमेंटेड। पिट्स इंडिया एक्ट कब लागू हुआ? देखिए, सबसे पहला कानून इंग्लिश पार्लियामेंट के द्वारा, ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया था, वो था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अनुसार एक गवर्नर जनरल बनाया गया था और एक बोर्ड ऑफ गवर्नर था, डायरेक्टर थे, उनके सहयोग से शासन चलाना था। लेकिन वो अच्छी ढंग से काम नहीं कर पाया क्योंकि जो पावर था गवर्नर जनरल का या जो बोर्ड ऑफ गवर्नर था उसका डिफाइन नहीं था। इसमें पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी में लागू हुआ और इसके बारे में और हम चर्चा करेंगे। इसमें उस जो 1773 में जो कमियां रह गई थी उसको दूर किया गया था। क्वेश्चन 3 है, व्हाट वाज द पोजीशन ऑफ इंडियंस इन ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। ये क्वेश्चन दरअसल आपके बुक में नहीं है, ये बुक में है लेकिन ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में है, लेकिन मैं इसको बना दिया हूँ वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो आप लिख भी सकते हैं, इसको छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। आंसर है इसका, द पोजीशन ऑफ इंडियंस इन ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर वाज नैरो टू सबऑर्डिनेट पोजीशन सच एज दारोगा, चौकीदार एंड सिपाही। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर में भारतीय लोगों को बहुत ही कम स्पेस मिला था। वो सबऑर्डिनेट के रूप में काम कर सकते थे, सहायक के रूप में काम करने वाले जो छोटे छोटे पद थे उसी पर बहाल हो सकते थे। जैसे दारोगा बन सकते थे, चौकीदार बन सकते थे, सिपाही बन सकते थे। जो बड़ा पोस्ट था उसमें भारतीयों को बहाल नहीं किया जाता। क्वेश्चन 4 है, हु फाउंडेड द इंडियन सिविल सर्विस। इंडियन सिविल सर्विस की स्थापना किसने की थी? आंसर है, लॉर्ड कॉर्नवालिस फाउंडेड द इंडियन सिविल सर्विस। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इंडियन सिविल सर्विस की स्थापना की थी। नेम द पिलर्स ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के जो पिलर्स हैं जिस पर पूरा ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन खड़ा था उसके बारे में बताना है। तो ये 4 पिलर्स थे। देयर वर 4 पिलर्स ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। पहला था सिविल सर्विसेज, दूसरा आर्मी, तीसरा पुलिस और चौथा जुडिशरी। ये 4 खंभे थे जिस पर पूरा ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन चलता था। क्वेश्चन नंबर 6 है और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का ये लास्ट क्वेश्चन है। दरअसल क्वेश्चन नंबर 5 है।
क्वेश्चन नंबर 3 एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है आपका, व्हेन वाज द बंगाल रेगुलेटिंग एक्ट सेटअप। बंगाल रेगुलेटिंग एक्ट को कब सेटअप किया गया? तो आंसर है, बंगाल रेगुलेटिंग एक्ट वाज सेटअप इन 1793। 1793 ईस्वी में बंगाल रेगुलेटिंग एक्ट को सेट किया गया। द फॉलोइंग आंसर्स इन 50 to 70 वर्ड्स। ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं जिसके आंसर 50 से 70 वर्ड में देना होता है। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड ब्रिटिश पार्लियामेंट पास द रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट क्यों पास किया? आखिर उनको इसकी क्या ज़रूरत आन पड़ी? ये डिड है, अगर आपको दिख नहीं पा रहा होगा तो ये डी है, डिड है, ठीक है, डिड। इसको आप सुन रहे हैं तो सुधारेंगे, वैसे दिख तो रहा है। तो व्हाई डिड ब्रिटिश पार्लियामेंट पास द रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट को क्यों पारित किया? आंसर है आपका, रेगुलेट एंड कंट्रोल द अफेयर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। जो ईस्ट इंडिया कंपनी के मामले थे या उसके जो कार्य थे उसको कंट्रोल करने के लिए यह कानून लाया गया था। द ब्रिटिश पार्लियामेंट एनेक्टेड द रेगुलेटिंग एक्ट इन 1773। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने 1773 ईस्वी में इस कानून को लाया था। द मेन प्रोविजंस ऑफ द एक्ट वर। इस कानून के मेन प्रोविजन थे, पहला, द गवर्नर ऑफ बंगाल वाज रेज्ड टू द पोजीशन ऑफ गवर्नर जनरल। जो बंगाल के गवर्नर थे उसको अब गवर्नर जनरल बना दिया गया, उनके पावर को बढ़ा दिया गया। दूसरा है, द गवर्नर जनरल वाज टू बी असिस्टेड बाय अ काउंसिल ऑफ 4 मेंबर्स एंड हैड टू एक्सेप्ट द डिसीजन बाय द मेजोरिटी मेंबर ऑफ द काउंसिल। उनके साथ 4 मेंबर का एक और काउंसिल बनाया गया। साथ ही ये कहा गया कि उनको जो ये 4 लोगों का मेंबर का काउंसिल है इसके बहुमत से पारित किए गए डिसीजन को मानना होगा, ठीक है, यानी उनके डिसीजन जो भी हों उसके अनुसार ही शासन करना था। तीसरा है, आ सुप्रीम कोर्ट वाज सेट अप इन कलकत्ता फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। कलकत्ता में एक न्याय व्यवस्था को बनाने के लिए एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से। क्वेश्चन 2 है, व्हाट वर द शॉर्ट कमिंग ऑफ द रेगुलेटिंग एक्ट 1773। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में क्या क्या कमियां थी? आंसर है, रेगुलेटिंग एक्ट वाज पास्ड टू रेगुलेट एंड कंट्रोल द अफेयर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। रेगुलेटिंग एक्ट को पारित किया गया था कि ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके काम को कंट्रोल करने के लिए, उसको देख रेख करने के लिए, उसके भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए किया गया था, ठीक है। बट इट फेल टू रेगुलेट द एक्टिविटीज ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन ये ईस्ट इंडिया कंपनी के जो एक्टिविटीज़ था उस पर रोक लगाने में असफल रहा। आई द पावर ऑफ द गवर्नर जनरल एंड द काउंसिल वर नॉट डिफाइंड प्रॉपरली। क्योंकि जो इसमें पावर के 2 केंद्र बनाए गए थे, एक गवर्नर जनरल और उनको अटैच कर दिया गया था 4 मेंबर वाले काउंसिल के साथ, तो इनके पावर स्पष्ट उनसे डिफाइंड नहीं थे, इसलिए ये एक्ट उतना प्रभावी नहीं हो पाया, यानी फेल रहा। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाई वाज द पोजीशन ऑफ द इंडियंस इन ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। भारत के लोगों का ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में क्या स्थितियां थी, क्या पोजीशन था? ये वही क्वेश्चन है जो आपने शॉर्ट वाले में देखा था। यहाँ हम थोड़ा इसको डिटेल से देखेंगे। वन ऑफ द नोटिसेबल कॉमन फीचर्स ऑफ द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम और स्ट्रक्चर वाज द अब्सेंस ऑफ इंडियन फ्रॉम द रिस्पॉन्सिबल ऑफिसेस। सबसे बड़ी कमी क्या थी
ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर में जो नोटिस करने लायक जो बातें थी कि इस सिस्टम में भारतीय लोगों को प्रमुखता नहीं दी गई थी, उनको रिस्पॉन्सिबल पोस्ट के लायक नहीं समझा गया था, किसी भी भारतीय को उच्च पद पर जाने से वंचित किया गया था। ये सबसे प्रमुख खामियां थी। द फील्ड ऑफ देयर एम्प्लॉयमेंट वाज नैरो एंड सबॉर्डिनेट। जो भारतीय लोगों का ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर में जगह थी वह बहुत ही संकीर्ण था। सिर्फ ये सहायक पोजीशन, जो छोटे मोटे पोजीशन थे, उसी पर बहाल हो सकते थे। जैसे दारोगा बन सकते थे, चौकीदार बन सकते थे, या फिर सिपाही बन सकते थे। क्वेश्चन नंबर 4 है, इन व्हाट वेज वर द शोल्डर्स इम्प्लाइड बाय द ब्रिटिश डिफरेंट फ्रॉम दोज इम्प्लाइड बाय द इंडियन रूलर्स। ब्रिटिश आर्मी में उसमें और जो ब्रिटिश बहाल किए थे, जो इंडियन रूलर्स के द्वारा बहाल किए गए थे, इन दोनों में से क्या अंतर था? आंसर है द कंपनी सिपोई वर ट्रेंड इन द यूज ऑफ द लेटेस्ट आर्म्स। जो ब्रिटिश कंपनी के सिपाही थे वह ट्रेंड थे, लेटेस्ट जो सबसे आधुनिकतम हथियार थे उनसे उनको ट्रेनिंग दी जाती थी। द सक्सेस ऑफ द कंपनी इन इस्टेब्लिशिंग इट्स होल्ड ओवर द इंडियन रूलर्स एनकरेज मोर रिक्रूट्स इन द आर्मी। देखिए, जो सफलता मिल रही थी इंडियन ये ब्रिटिश को, वो इसीलिए मिल रही थी क्योंकि उन्होंने अपने सेना को आधुनिक हथियारों से ट्रेंड किया था। इससे इंडियन रूलर्स भी को हौसला बढ़ रहा था, ये उत्साहित हो रहे थे, ये भी ज़्यादा से ज़्यादा रिक्रूट करने लगे थे। इंडियन रूलर्स इनकरेज मोर रिक्रूट्स इन द आर्मी। भारतीय जो राजा थे वह भी ज़्यादा आर्मी को रिक्रूट करने लगे। हाउएवर दीज सोल्जर्स डिड नॉट हैव टू मेनी एवेंजेज फॉर द प्रमोशन। जो भारतीय राजाओं के द्वारा नियुक्त किए जाते थे सैनिक, उनको ज़्यादा प्रमोशन में प्रमुखता नहीं दी जाती थी। तो ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस थे। और अब जो हम आज देखने वाले हैं वो है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। ये सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको 80 से 100 वर्ड में देना है। क्वेश्चन फर्स्ट है, व्हाट वर द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ फिट्स इंडिया एक्ट। फिट्स इंडिया एक्ट के महत्वपूर्ण एस्पेक्ट क्या थे, उनके प्रमुख बिंदु क्या थे? आंसर है द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द पिट्स इंडिया एक्ट 1784 वर 1784 में लागू होने वाले पिट्स इंडिया एक्ट के प्रमुख बिंदु थे। पहला, अ बोर्ड ऑफ कंट्रोल कंप्राइजिंग ऑफ 6 कैबिनेट मिनिस्टर्स वाज फॉर्म टू enhance control over the ईस्ट इंडिया कंपनीज गवर्नमेंट इन इंडिया। एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया जिसमें इंग्लैंड के कैबिनेट के 6 मंत्री को रखा गया, 6 मंत्री को उसमें रखा गया। इनको ये पावर था कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की जो सरकार है उसके काम को देखना। ठीक है। दूसरा, द बोर्ड ऑफ कंट्रोल कंप्राइज ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ फिनांस, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया एंड 4 प्रीवी काउंसलर्स ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। तो 6 व्यक्ति जो थे इसमें, उनमें पहले एक थे सेक्रेटरी ऑफ फिनांस, वित्त सचिव थे। दूसरा थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, भारत सचिव थे। और इसके अलावा 4 प्रीवी काउंसलर्स थे जो भारत के मामलों को देखते थे। थर्ड बिंदु था उसका, द बोर्ड हैड द पावर टू अपॉइंट द गवर्नर जनरल। इस 6 मेंबर वाले बोर्ड को ये पावर दिया गया कि वो गवर्नर जनरल को अपॉइंट करे। ठीक है, ये सबसे बड़ी बात थी जो इस बोर्ड को सबसे ज़्यादा ताकतवर बनाती थी, क्योंकि ये गवर्नर जनरल को अपॉइंट कर सकते थे। The Governor General had to take permission from boards before entering into any
ट्रीटी और डिक्लेयरिंग वार अगेंस्ट नेटिव किंग्स। जो गवर्नर जनरल होता था उसको पूरी तरह से इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अधीन कर दिया गया था। भारत के किसी भी राजा के साथ समझौते करने से पहले या फिर युद्ध की घोषणा करने से पहले उसको इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल से इजाज़त लेना होता था। तो ये कुछ प्रमुख बिंदु थे पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के। क्वेश्चन नंबर 2 है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में, एक्सप्लेन हाउ द कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटिव structure in India depended on the pillars of civil service, army, police and judiciary। जो 4 खंभे थे उसके ऊपर किस तरह से एक्सप्लेन करना है कि किस तरह से निर्भर था सिविल सर्विस, आर्मी, पुलिस और जुडिशरी। मेनली इसमें इन चारों खंभों को डिस्कस करना है। ये काफ़ी लंबा क्वेश्चन हो सकता था, हमने कोशिश किया है थोड़ा सही ढंग से बनाने का, लेकिन चूंकि एक्सप्लेन चारों को करना है तो थोड़ा ध्यान रखना होगा। द कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर इन इंडिया डिपेंडेड ऑन द पिलर्स ऑफ सिविल सर्विस, आर्मी, पुलिस एंड जुडिशरी। तो जो कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर था वो चारों चीज़ पर खड़ा था, पहले ही बता चुके हैं, सिविल सर्विस, आर्मी, पुलिस और जुडिशरी। सिविल सर्विस सबसे पहला पॉइंट है आपका, लॉर्ड कॉर्नवालिस इंट्रोड्यूस्ड सिविल सर्विस इन इंडिया। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भारत में सिविल सर्विस को इंट्रोड्यूस किया। इनिशियली ओनली सिपोई नॉमिनेटेड बाय द डायरेक्टर्स ऑफ द कंट्री कुड इंटर द सिविल सर्विसेज। सिर्फ जिसको डायरेक्टर, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था उसके द्वारा नामित व्यक्ति ही, नॉमिनेटेड व्यक्ति ही सिविल सर्विस में इंटर कर सकता था। ये एक बहुत बड़ी बात है कि हर कोई सिविल सर्विस के लिए अप्लाई नहीं कर सकता था, वही इसमें इंटर कर सकता था जिसको कि बोर्ड डायरेक्टर ऑफ जो थे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वही इजाज़त देते, जिन इजाज़त के बाद ही वो इंटर कर सकते थे। इंडियंस वर नॉट अलाउड टू इंटर द सिविल सर्विस। भारत के लोगों को सिविल सर्विस में भाग लेने का अधिकार नहीं था। द चार्टर एक्ट ऑफ 1853 इंट्रोड्यूस्ड अ सिस्टम ऑफ ओपन कंपटीशन थ्रू एग्जाम्स। सिविल सर्विस में जाने के लिए 1853 ईस्वी में एक कंपटीशन आयोजित करने का सिलसिला शुरू हुआ। ठीक है, तो पहला एक खंभा था। दूसरा है आर्मी। इंडियन सिपोई फॉर्म्ड द बल्क ऑफ द कंपनीज आर्मी विच वाज अ स्मॉल इन नंबर, ग्रीव विद ब्रिटिश टेरिटोरियल एक्सपेंशन। तो जो ब्रिटिश आर्मी थी उसमें भारत के लोग पहले कम थे, लेकिन बाद में ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए, जिससे कि ब्रिटिश को भारत में टेरिटोरियल एक्सपेंशन करने में मदद मिली। आपको मैं बता दूं कि ये 2 लाख तक उनकी सेना में भारतीय सेना सिपाहियों की संख्या हो गई थी। तीसरा है पुलिस। टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर द ब्रिटिश फेल्ट द नीड ऑफ अ रेगुलर पुलिस फोर्स। इट वाज द लॉर्ड कॉर्नवालिस दैट the police force become a strong and meticulous। तो जो पुलिस था, लॉ एंड